हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी चेन्नई। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। आधार मतदाता सूची के लिए वैध पहचान पत्र पर नागरिकता के लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ। खबर है कि बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आधार मतदाता सूची के लिए वैध पहचान पत्र है, लेकिन इसे नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता। बता दें कि बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वे आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज माने ताकि मतदाता वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए आधार कार्ड को भी पेश कर सके। एमपी सरकार को दुष्कर्मी को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट बोला 7 साल सजा, 11 साल जेल में रखा, रिहा क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में दोषी को 4 साल 7 महीने अतिरिक्त जेल में रखने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। सागर जिले के इस मामले में आरोपी को 7 साल सजा सुनाई गई थी, लेकिन सजा की अवधि पूरी होने के बाद भी उसे जेल से रिहा नहीं किया गया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केबी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही के लिए कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने इसे गंभीर चूक बताते हुए कहा कि इस तरह की अवैध हिरासत किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। देश में पालतू जानवरों की तस्करी बढ़ी, 5 साल में 4 गुना हुई। सबसे ज्यादा मुंबई एयरपोर्ट पर स्मगलिंग, 60% मामलों में दस्तावेज अधूरे। भारत में विदेशी पालतू जानवरों की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसमें विदेशी नस्ल के कुत्ते और अन्य जानवर शामिल हैं। इस मांग के कारण तस्करी में तेजी आई है और इसके साथ ही संक्रमण का भी खतरा बढ़ा है। पिछले 5 साल में जिंदा जानवरों का इंपोर्ट 4 गुना बढ़कर 45,000 से ज्यादा हो गया है। इसके बावजूद इस प्रक्रिया की न तो पारदर्शी निगरानी हो रही है और न ही सरकारी जवाबदेही तय है। जुलाई 2025 में एक पशु कल्याण कार्यकर्ता ने मुंबई एयरपोर्ट को तस्करी का केंद्र बताते हुए महाराष्ट्र सरकार को अपील भेजी थी और इसके बाद अगस्त 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने निर्देश जारी किए। अब किसी विमान में अघोषित जीवित जानवर मिलने पर उसे तुरंत उसके देश वापस भेजा जाएगा। इसकी जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी। इसके साथ ही स्टाफ को पहचान और दस्तावेज जांच की ट्रेनिंग देना अनिवार्य किया गया है। सुप्रीम कोर्ट बोला नेता को मोटी चमड़ी वाला होना चाहिए। तेलंगाना सीएम के खिलाफ याचिका खारिज, कहा था भाजपा 400 सीट जीती तो आरक्षण खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेताओं को मोटी चमड़ी का होना चाहिए, राजनीतिक लड़ाइयों के लिए सुप्रीम कोर्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी भाजपा नेता द्वारा तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ लगाई गई याचिका की सुनवाई के दौरान कही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सीएम रेड्डी ने कहा था कि अगर बीजेपी 400 सीट जीती तो आरक्षण समाप्त कर देगी। तेलंगाना भाजपा के महासचिव ने दावा किया था कि इससे पार्टी को नुकसान हुआ और उससे रेड्डी के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की गई थी और तेलंगाना हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मेहुल चोकसी को आर्थर जेल में साफ टॉयलेट और पानी मिलेगा। केंद्र ने बेल्जियम को 14 सुविधाओं की लिस्ट सौंपी। 13,000 करोड़ फ्रॉड का आरोपी है। बताते कि पंजाब नेशनल बैंक के 13,850 करोड़ के फ्रॉड के आरोपी और भगोड़ा बिजनेसमैन को बेल्जियम से भारत लाने की कोशिश जारी है। केंद्र ने बेल्जियम सरकार को एक लेटर में बताया कि चोकसी को मुंबई के आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा, जहां एक कोठरी में 6 लोगों के रहने की क्षमता है। लेटर में कहा गया कि अगर चोकसी को बेल्जियम से भारत लाया जाता है तो उसके साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा। उसे 14 से ज्यादा सुविधाएं देने का भरोसा दिया गया है। हालांकि केंद्र ने चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए यह पत्र कब लिखा है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। भारतीय जांच एजेंसियों के प्रत्यर्पण की अपील पर चोकसी को 12 अप्रैल को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। वह और उसका भतीजा नीरव मोदी पीएनबी धोखाधड़ी के मामले में मुख्य आरोपी हैं। भगोड़ा नीरव लंदन में है, उसके प्रत्यर्पण के लिए भी कोशिशें जारी हैं। दोनों ने 2018 में भारत छोड़ा था। हिमाचल सीएम बोले पीएम से स्पेशल पैकेज मांगेंगे, प्रेजेंटेशन से आपदा की जानकारी देंगे।
लैंडलेस को वन भूमि देने की मांग, शाम को दिल्ली जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पेशल रिलीफ पैकेज की मांग करेंगे। राहत राशि समय पर देने का आग्रह किया जाएगा ताकि आपदा प्रभावितों को समय पर राहत दी जा सके। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पीएम मोदी पहले आपदा से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और इसके बाद धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश सरकार प्रेजेंटेशन के माध्यम से पीएम को नुकसान की जानकारी देगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से नियमों में परिवर्तन करके मदद की मांग की जाएगी, क्योंकि हिमाचल में आपदा से कई लोग लैंडलेस हुए हैं। ऐसे लोगों को मकान बनाने के लिए 1 बीघा जमीन देने के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट में छूट देने का आग्रह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सब मांगों को लेकर राज्य सरकार ने एक मेमोरेंडम तैयार किया है, जिसे प्रधानमंत्री को दिया जाएगा। ट्रंप टैरिफ से 0.50% कम हो सकती है जीडीपी ग्रोथ, मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले। अगर टैरिफ अगले साल तक खींचता है तो असर और बड़ा होगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ से इस साल भारत की जीडीपी ग्रोथ 0.50% तक कम हो सकती है। ये बात देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कही है। ब्लूमबर्ग टीवी को दिए गए इंटरव्यू में नागेश्वरन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये अतिरिक्त टैरिफ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इस फाइनेंशियल ईयर में ये टैरिफ जितने समय तक रहेगा उसका जीडीपी पर 0.50% से 0.60% तक असर हो सकता है। लेकिन अगर ये टैरिफ अगले साल तक खिंचता है तो असर और बड़ा होगा, जिससे भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो गया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक ये नया टैरिफ भारत के लगभग 5.4 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट को प्रभावित कर सकता है। हिमाचल पूर्ण साक्षर राज्य बना, 99.30% साक्षरता दर के साथ टॉप पर। उल्लास लिटरेसी प्रोग्राम में देश का चौथा लिटरेट स्टेट, शिक्षा विभाग की किरकिरी। हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के पीटर हॉफ में आयोजित कार्यक्रम में इसकी घोषणा की है। उल्लास यानी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत हिमाचल देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हो गया है। देश में अभी तक उल्लास कार्यक्रम के तहत त्रिपुरा, मिजोरम और लक्षद्वीप पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुए थे और इन तीनों को पछाड़कर हिमाचल प्रदेश 99.30% साक्षरता दर के साथ देश में शीर्ष पर पहुंच गया है। अभी तक मिजोरम 98.02% साक्षरता दर के साथ पहले पायदान पर था, लक्षद्वीप 97.3% के साथ दूसरे और त्रिपुरा 97.3% साक्षरता के साथ तीसरे नंबर पर है, मगर अब हिमाचल नंबर 1 हो गया है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की तबीयत बिगड़ी, जोधपुर एम्स में भर्ती। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की जोधपुर में तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनका बीपी हाई होने पर दोपहर 2 बजे उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख कर रही है। सूचना पर पुलिस अधिकारी, कलेक्टर गौरव अग्रवाल और कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान एम्स पहुंचे। 5 से 7 सितंबर तक जोधपुर में अखिल भारतीय समन्वय बैठक हुई थी, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और होसबोले मौजूद थे। बैठक खत्म होने के बाद भी वे जोधपुर में ही रुके थे और होसबोले आरएसएस में मोहन भागवत के बाद दूसरे बड़े पदाधिकारी माने जाते हैं। रूस के साथ सौदा करने वाले देशों पर सख्ती सही, भारत पर ट्रंप के मनमाने टैरिफ को जेलेंस्की का समर्थन। 6 अगस्त की रात रूस ने यूक्रेन पर युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया था और इसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस से व्यापार जारी रखने वाले देशों पर टैरिफ और अन्य सख्त प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जेलेंस्की से पूछा गया था कि चीन में पीएम नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात को लेकर उनका क्या कहना है और क्या उन्हें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर टैरिफ लगाने की योजना उल्टी पड़ सकती है। इस पर जेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ सौदे जारी रखने वाले देशों पर टैरिफ लगाना सही विचार है। फलस्तीन को मान्यता देकर भारी गलती कर रहे कई देश, इजराइल की चेतावनी, इससे शांति नहीं आएगी। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने हाल ही के समय में कई देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने के ऐलान की कड़ी आलोचना की है। सार ने इसे बड़ी गलती बताया और चेतावनी दी कि ऐसा करने से क्षेत्र में अशांति आ सकती है और इजराइल को भी एक तरफा तरीके से कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तेल अवीव में डेनमार्क के विदेश मंत्री के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गिदोन सार ने कहा कि फिलिस्तीन को इस तरह से मान्यता देने से शांति प्रयासों को नुकसान पहुंचेगा और ये हमास जैसे संगठनों की हिम्मत बढ़ाएगा।
पाकिस्तान में मंत्रियों समेत हजारों लोगों का डेटा हुआ लीक, संवेदनशील जानकारी ऑनलाइन बिक रही। पाकिस्तान में केंद्रीय मंत्रियों समेत हजारों लोगों का संवेदनशील डेटा लीक हो गया है। लीक का डेटा ऑनलाइन बिक्री के लिए भी उपलब्ध है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ऑनलाइन बिक्री के लिए जो डेटा उपलब्ध है उसमें मोबाइल सिम, कॉल लॉग, राष्ट्रीय पहचान पत्र और विदेश दौरे की जानकारी आदि शामिल है। जिन लोगों के डेटा लीक हुए हैं उनमें कई केंद्रीय मंत्री और पार्टियों के प्रवक्ता तक शामिल हैं। मध्य प्रदेश के 16 राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को आईएएस अवार्ड, केंद्र ने नोटिफिकेशन जारी किया। मध्य प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा यानी एसएएस के 16 अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस में प्रमोशन दिया गया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने वर्ष 2023 और 2024 में उपलब्ध आईएएस पदों के लिए ये निर्णय लिया है। उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वर्ष 2023 के 8 और 2024 के 8 अधिकारियों को आईएएस अवार्ड मिला है। आपको बता दें, हालांकि इस आदेश के साथ ही ये भी शर्त जोड़ी गई है कि ये नियुक्तियां मध्य प्रदेश सरकार बनाम कमल नागर और अन्य संबंधित प्रकरणों में जबलपुर हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। मनीषा मौत मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, परिजनों और प्ले स्कूल प्रबंधन से पूछताछ कर चुकी है टीम। मनीषा मौत मामले में गुत्थी सुलझाने में जुटी सीबीआई ने आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली है। इससे पहले सीबीआई ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद मनीषा के परिजनों और प्ले स्कूल संचालक व स्टाफ के अलावा कॉलेज प्रबंधक से भी पूछताछ की थी। पिछले 5 दिनों से सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम भिवानी के रेस्ट हाउस में ठहरी है। सीपीआरआई की 4 नई आलू किस्मों के बीज उत्पादन और बिक्री के लिए मिली मंजूरी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सीपीआरआई शिमला की ओर से इजाद की गई आलू की 4 नई किस्मों और बीज उत्पादन और बिक्री के लिए मंजूरी दी है। बता दें कि केंद्रीय बीज समिति की सिफारिश पर अधिसूचित इन किस्मों में कुफरी रतन, कुफरी चिप भारत 1, कुफरी चिप भारत 2 और कुफरी तेजस शामिल हैं। कुफरी रतन लाल छिलके वाली किस्म है जो कि उत्तर भारत के मैदानी और पठारी क्षेत्रों में तैयार की गई है और भंडारण की दृष्टि से ये बेहद उपयुक्त है। राहुल गांधी बोले, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना एक दुस्साहस, किसानों के दर्द का मजाक उड़ाने पर बीजेपी हमलावर। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक लेख साझा किया। इस लेख के जरिए उन्होंने ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट को लेकर कई चिंताएं जताई हैं और इससे स्थानीय आदिवासियों व पर्यावरण के लिए खतरा बताया। राहुल गांधी ने लिखा कि ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट एक गलत कदम है जो आदिवासी अधिकारों को कुचलता है और कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी करता है। नीतीश कटारा के हत्यारे विकास यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, दूसरे केस में गुजरात सरकार व ईडी को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाने से मना कर दिया है। विकास यादव 25 साल की सजा काट रहा है और अब तक 23 साल जेल में रह चुका है। कोर्ट ने कहा कि वह जमानत बढ़ाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करें। विकास यादव ने अपनी शादी और 54 लाख रुपए का जुर्माना भरने की जरूरत का हवाला देकर जमानत मांगी थी और इस पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत 1 हफ्ते के लिए बढ़ाई थी। रेत तस्करी रैकेट के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, पश्चिम बंगाल में 20 से ज्यादा ठिकानों पर मारे छापे। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल में 20 से ज्यादा जगहों पर सिलसिलेवार छापेमारी की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रेत तस्करी रैकेट में कथित रूप से शामिल लोगों और उनके व्यवसायों पर छापेमारी की गई। ईडी द्वारा रेत तस्करी घोटाले के सिलसिले में बेहाला, रीजेंट पार्क, विधान नगर और कल्याणी समेत कई इलाकों में छापेमारी की जा रही है। छापेमारी कर रहे ईडी के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी मौजूद रहे। रैली के बीच पलानीस्वामी ने जानबूझकर रोकी एम्बुलेंस, मरीज को नहीं मिलने दिया इलाज, उदयनिधि का आरोप। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने एआईएडीएमके के महासचिव और विधानसभा में विपक्ष के नेता ईके पलानीस्वामी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वेल्लोर जिले में कुछ दिन पहले पलानीस्वामी ने जानबूझकर एक एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया और मरीजों को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की। बता दें कि हाल ही में वेल्लोर में अन्नाकट्ट इलाके में पलानीस्वामी के चुनावी अभियान के दौरान एक एम्बुलेंस भीड़ के बीच से निकलना चाह रही थी। इस दौरान पलानीस्वामी ने एम्बुलेंस ड्राइवर पर चिल्लाया, जिससे विवाद बढ़ गया है। इस घटना की तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम.ए. सुब्रमण्यम ने भी कड़ी निंदा की है। कांग्रेस ने वीटी बलराम को हटाए जाने की खबरों को किया खारिज, सोशल मीडिया पोस्ट पर दी सफाई। केरल कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी के डिजिटल मीडिया सेल के चेयरमैन और पूर्व विधायक वीटी बलराम को उनके पद से नहीं हटाया गया है। यह स्पष्टीकरण उन विवाद पोस्ट के बाद आया है जिसमें बीडीओ और बिहार का जिक्र किया गया था, जिसे लेकर पार्टी को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।
केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी प्रमुख सन्नी जोसेफ ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किए जाते हैं उन्हें एक पेशेवर टीम तैयार करती है। ये लोग कांग्रेस समर्थक हैं और बलराम व्यक्तिगत तौर पर ऐसे पोस्ट नहीं करते। उन्होंने कहा कि मीडिया के कुछ हिस्सों ने इसे गलत तरीके से पेश किया और ये प्रचारित किया कि वो पोस्ट खुद वीटी बलराम ने किया है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू पर रिश्तेदारों को ठेका देने का आरोप, कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सुनवाई में केंद्र सरकार को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ये मामला अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू से जुड़ा हुआ है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी ठेके अपने परिजनों को दिए। यह याचिका गैर सरकारी संगठनों सेव मॉन रीजन फेडरेशन और वॉलंटरी अरुणाचल सेना ने दायर की है। पीएम मोदी करेंगे विशेष अभियान का शुभारंभ, महिलाओं बच्चों के लिए आयोजित होंगे 5000 स्वास्थ्य शिविर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को एक विशेष अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान पूरे देश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत चलाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक्स पर बताया कि इस अभियान के तहत 75,000 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगाए जाएंगे। अग्रिम जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट की प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 14 अक्टूबर को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक आम कानूनी सवाल पर विचार करने का फैसला किया है। अदालत ये तय करेगी कि अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल के आरोपी व याचिकाकर्ता को पहले सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाना अनिवार्य है या फिर वह सीधे हाईकोर्ट जा सकता है। ये सवाल विशेष रूप से केरल हाईकोर्ट की उस प्रथा को देखते हुए उठा है जिसमें वहां सीधे हाईकोर्ट अग्रिम जमानत की अर्जी स्वीकार करता है। त्योहारी सीजन में नजर आएगी जीएसटी छूट का असर, ई कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों के लिए कर रही हैं तैयारियां। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी काउंसिल ने टैक्स सुधार करते हुए आम आदमी को बड़ी राहत दी है। सरकार ने अब 4 स्लैब की जगह सिर्फ 5 और 18% के 2 ही जीएसटी स्लैब कर दिए हैं। इसके साथ ही जरूरी सामानों को टैक्स फ्री कर दिया है। केंद्र सरकार के इस कदम के बाद त्योहारी सीजन से कुछ हफ्ते पहले ई कॉमर्स कंपनियां भी अपनी रणनीतियों को नया रूप देने में जुटी हुई है। ई कॉमर्स कंपनियों का मानना है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं को मांग में तेजी की उम्मीद है। जीएसटी में हुए बदलाव से न केवल आम आदमी को बचत होगी बल्कि ई कॉमर्स कंपनियों को भी फायदा मिलेगा। आज का सुविचार, लक्ष्य सही होना चाहिए क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करते हैं पर वह निर्माण नहीं विनाश करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।